Hello gentlemen, Vijay Arora this side, and as I promise that we will discuss about the SEZ and its update, and which is replaced by the देश बिल DESH। देखिए कहानी, ये जो देश बिल की स्टार्ट होती है, अगर मैं पास्ट में बात करूं, दैट वाज स्टार्टेड इन 1965, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ही आज के टाइम पे या फिर किसी भी समय में टिक पाएगी या रिवाइव कर पाएगी या अपने देश को आगे बढ़ा पाएगी या अपने देश को ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं, तो 1965 में हमने ये किया कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का कॉन्सेप्ट लेके आए, और ये 1965 के अंदर आया, और सबसे पहले कांधला के अंदर हमने पोर्ट बनाया। फिर उसके बाद हमने नोएडा में बनाया, इस तरीके तमिलनाडु में बनाया, और हम बनाते ही चले गए, राइट। तो जो रिक्वायरमेंट हमें थी, जो हमें चाहिए था, तो वो सब ये पूरा नहीं कर पाया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और 2005 के अंदर हम SEZ भी लेके आए, जिसके हमने बोला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हुआ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो भी पूरी नहीं हुई। उसके अगर मैं रीज़न पे जाऊँ, उसके रीज़न काफ़ी रहे। उसमें से मैं 2 या 4 रीज़न मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें सबसे पहला रीज़न था कि जो SEZ के अंदर जो ज़मीनों का रेट था वो बहुत ज़्यादा था, और कोई भी एक कॉमन बिजनेसमैन है उस SEZ को अफोर्ड नहीं कर सकता था। सबसे पहला रीज़न ये आया। और दूसरा रीज़न था कि कोई भी, अगर मान लो वहाँ पे कोई भी नया प्लांट लगता है, तो वहाँ पे हमेशा न्यू मशीनरी लगेगी, विच वाज द गुड। लेकिन उसके अंदर हर 5 साल के बाद वो मशीनरी बदलनी पड़ेगी आपको। और इससे क्या होता था कि देखिए, मान लीजिए अगर मैं हमारी शुगर मिल की बात करूं, शुगर मिल हमारे देश के अंदर 1854 में स्टार्ट हुई, और आज तक वही मशीनरियां उन्हीं फैक्ट्रीज में चलती रहती हैं, क्योंकि जो मशीनरी है वो एक लॉन्ग टर्म एसेट होती है, और कोई भी बिजनेस है हर 5 साल के बाद उसको चेंज अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो शायद यही रीज़न था कि हमारे देश के अंदर जो मेरे पास स्टैटिक्स हैं इस टाइम, अब तक अप्रूव्ड SEZ 425 रहे, नोटिफाइड 376 रहे, और ऑपरेशनल SEZ 268 रहे, विच इज़ द हाफ ऑफ द अप्रूव्ड। जिसने अप्रूव हुए उससे आधे वो SEZ हो गए। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पर SEZ की कुछ ज़मीनों को कैंसिल करना पड़ा, विच इज़ द वेरी वेरी बैड फॉर द इंडियन पॉलिसी, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गवर्नमेंट आती है, एक्शन में आती है, और 2018 के अंदर बाबा कल्याण सिंह कमेटी को अपॉइंट करती है, और जिसको केवल यही टास्क दिया जाता है कि आपने इस SEZ में क्या कमियां रही हैं, और क्या नई रिकमेंडेशन हो सकती है, वो आपने देखना है। और उसी सीरीज के अंदर गवर्नमेंट बाबा कल्याणी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक बिल आता है, जिसको बोला जाता है देश बिल। और इस देश बिल की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब बिल, और जिसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। और इसके अंदर सबसे पहली जो क्लास रखी गई इन्होंने, अगर मैं इस बिल की पूरी बात करूं, तो सबसे पहले तो यही बात क्लॉज रखी गई कि जो भी आएगा, जो भी SEZ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको पहले 5 साल 100% टैक्स एग्जम्पशन दी जाएगी उस बिजनेसमैन को, 50% अगले 5 साल, और 50% उससे अगले 5 साल। मीन्स 15 साल का आपको टैक्स एग्जम्पशन सीधा सीधा देना पड़ेगा। और लेकिन वो प्रॉफिट होना चाहिए आपका एक्सपोर्ट बेस। अगर वो एक्सपोर्ट बेस प्रॉफिट है, उसके अंदर आपको टैक्स की एजम्पशन दी जाएगी। और दूसरा है, इसके अंदर बोला गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी हैज़ द पावर टू नोटिफाई द SEZ, कि उनको SEZ को नोटिफाई करने का हक मिलेगा। और जो भी कस्टम ड्यूटी होगी वो फिनिश्ड गुड्स पे ना लग के वो सीधा का सीधा किस पे लगेगी? रॉ मटेरियल पे। फिनिश्ड गुड पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, रॉ मटेरियल पे लगेगी, जिससे क्या होगा? उस माल की कॉस्ट कम होगी। और जो SEZ में बना हुआ सामान है वो डोमेस्टिक मार्केट और एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? SEZ हमेशा पोर्ट पे होते हैं। पोर्ट पे मतलब क्या है कि मान लीजिए जो हमारा नोएडा वाला है, नोएडा से शुरू होके
गुजरात में ख़त्म होता है और वो पूरा का पूरा उसमें है। और जो भी एक बार माल वहाँ पे पैक हो गया उसको, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, केवल कस्टम फिनिश गुड्स पे टैक्स लगेगा। तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसका सीधा बाहर टैक्स लगना है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि केवल बाहर नहीं, केवल इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में भी करना पड़ेगा। और उसके बाद दो तरीके के यहाँ पे सर्विस किया गया। और इसके अंदर दो तरीके का हब बनाने की बात हुई है, एंटरप्रेन्योर हब और सर्विस हब। एंटरप्रेन्योर हब के अंदर क्या होगा कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को लिया गया, और सर्विस हब के अंदर आईटी सेक्टर को भी इसके अंदर ऐड किया गया, जो आईटी सेक्टर पहले इसके अंदर ऐड नहीं था। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर मेगा जो फूड कंपनीज हैं उनको भी इसके अंदर ऐड किया गया। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो हम मेगा पार्क्स बनाते थे, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के अंदर फूड प्रोसेसिंग के अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है अभी तक, हमें भी पता है इस बात का। जिस तरीके से आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितना वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम हुआ है, इंडिया में बहुत काम होना बाकी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उस SEZ को, फूड मेगा पार्क्स को SEZ के अंदर इंक्लूड कर दिया है, विच इज़ ए वेरी 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 गुड स्टेप। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड, मतलब जिसमें एक में रिपेयरिंग चाहिए होती है और एक में स्टार्टिंग से काम करना पड़ता है, उसमें 15% तक अपना कॉर्पोरेशन टैक्स फ्रीज करने की बात की है कि 15% तक हम टैक्स रखेंगे, दैट्स इट। और गवर्नमेंट ने इस तरीके से ये बिल प्रेजेंट किया। अब जितने भी गवर्नमेंट ने ये बिल में ये क्लासेस डाले गए, ये सारा का सारा दिखता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम प्री और मेन से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, प्री और मेन से तो देखिए इसके क्लॉजेज ही आ सकते हैं, और मेंस के अंदर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से भी जोड़ सकते हो इसे, और हमारे फूड पार्क से भी जोड़ सकते हो, फूड इंडस्ट्री पार्क से भी जोड़ सकते हैं, अप टू शॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।